राजनाथ, गडकरी, योगी, वसुंधरा राजे, जितने सीएम, शिवराज चौहान, सबके बॉस हुए ना ये पार्टी में। कि ये आप लोगों ने गलत पढ़ लिया है या टाइप मिस्टेक होगा, नितिन गडकरी होंगे। अरे नहीं भाई, नितिन नवीन ही है। तब उसके बाद चौंकने वाली बात थी। बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा? ये होंगे कि वो होंगे? महिला होंगी कि पुरुष होंगे? या फिर किस वर्ग से, किस समाज से, किस राज्य से आने वाले नेता बीजेपी के अगले अध्यक्ष होंगे? अब इन तमाम अटकलों, इन तमाम सवालों का जवाब मिल चुका है। बिहार से आने वाले नितिन नवीन बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सीधे मुद्दे पर अगर आए तो आखिर नितिन नवीन ही क्यों? क्या है बीजेपी की प्लानिंग? नितिन नवीन के सामने क्या कुछ चुनौतियां आ सकती हैं? सवाल बहुत सारे हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। पर्दे के पीछे नितिन नवीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने की कहानी क्या है? दो दिग्गज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमारे नवभारत टाइम्स अखबार के पॉलिटिकल एडिटर नरेंद्र नाथ मिश्र सर मौजूद हैं। नरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है। और बिहार की बारीक नजर राजनीति पर रखने वाले, सालों से, दशकों से तमाम खबरों को पहचानने वाले हमारे साथ रमाकांत जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रमाकांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सीधा सवाल सर, सपाट सवाल यही कि नितिन नवीन ही क्यों? क्या बीजेपी की प्लानिंग है? नरेंद्र जी। देखिए, बार बार जो कहा जा रहा है जनरेशनल शिफ्ट, वो तो सामने उस पर तो कई लंबी बात हो गई कि अब बीजेपी जनरेशनल शिफ्ट की बात देख रही है उसमें। लेकिन जो जनरेशन शिफ्ट की भी बात करें तो अभी भी जेपी नड्डा या बाकी लोग थे, कोई बहुत ही ऐसा नहीं कि बहुत वृद्ध हो चले थे। तो इसके बियॉन्ड आपको अगर देखना हो तो बियॉन्ड जनरेशनल चेंज भी देखना है, आपको देखना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में पहले पंकज चौधरी का बनना और फिर नितिन नवीन का बीजेपी प्रेसिडेंट बनना, ये क्लियर है कि बीजेपी में कौन बॉस है और कौन फैसले ले रहा है। कई तरह जो 6 महीना, साल भर से जो कई तरह संघ से टकराव या कई तरह की खेमे की बात हो रही है, वो पर्दे के पीछे उसको दरकिनार करते। ये क्लियर कट, ये इसमें कोई ये कंफ्यूजन नहीं है कि अमित शाह के करीबी हैं और कहीं ना कहीं इसमें इनका जो लोग कह रहे थे उनका फैसला चला है। ये उनकी पसंद, उनको मानेंगे कि ये नितिन नवीन उनकी पसंद है और उनके करीबी रहे हैं विद द सहमति ऑफ ऑब्वियसली प्रधानमंत्री मोदी। तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीजों में एक संदेश है कि पार्टी पे पूरा कंट्रोल इनका है और तमाम तरह के जो पीछे की किसकी पसंद का होगा, नहीं होगा, मुझे लगता है कि उन सब चीजों पर ये विराम लगाने की कोशिश है। अध्यक्ष का इंतजार कर रहे थे, कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर समझाएं जरा व्यूअर्स को। एक कार्यकारी अध्यक्ष ये परंपरा ही रही है, ये परंपरा ही रही है। नड्डा भी पहले कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और कार्यकारी अध्यक्ष को फिर बाद में सारे प्रोसेस के साथ एक मैसेज दी जाती है और फिर वो नॉमिनेशन होता है। ये परंपरा रही है, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं है। आप अगर पूर्व में भी देखें तो इसी तरह से अब परंपरा रही है कि जो कार्यकारी, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चूंकि बीजेपी चौंकाती रही है, लेकिन अभी तक जो परंपरा रही है उसमें जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो आगे जाके वो चुने जाते हैं। और ऐसी है जो 14 जनवरी के बाद जो खरमास समाप्त होगा, उसके बाद एक औपचारिक जो चयन की जो प्रक्रिया होगी उसमें इनको फुल टाइम अध्यक्ष के रूप में बनाने के बाद और फिर नितिन नवीन अपने हिसाब से नई टीम भी जरूर बनाएंगे। वो भी रमाकांत सर, मुझे याद आ रहा है बिहार चुनाव से पहले छठ पर्व के अवसर पर अमित शाह पटना पहुंचते हैं और पटना में वो सीधा जाते हैं नितिन नवीन के घर, वहां पर प्रसादी ग्रहण करते हैं। तब ये कहा जा रहा था कि भाई अगर बिहार में एनडीए की फिर से सरकार बनती है और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री की बात आती है, अटकलें तो ये भी कि मुख्यमंत्री पद के तौर पर भी अगर बात आती है, तो लगातार विधायक बनने वाले और आरएसएस और बीजेपी से संबंध रखने वाले के पुत्र नितिन नवीन को एक बड़ी और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। तब क्या ऐसा लग रहा था कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिल जाएगी? खबर कैसे पहुंची बिहार में, क्या हलचल हुई? बिल्कुल, ये तो उस समय ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका था कि ये ऐसा कुछ होगा, लेकिन एक अंदाजा था कि अभी उप मुख्यमंत्री के चयन का सवाल है तो शायद ये दिस होंगे। लेकिन इतना जरूर था कि अभी बिहार में सबसे ज्यादा कोई करीबी अगर है तो वो है नितिन नवीन, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो था। अब दूसरी बात आई है कि आखिर नितिन नवीन ही क्यों? पहला महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि नितिन नवीन को ला करके ये मैसेज दिया गया है कि हम जातीय राजनीति नहीं करते हैं, हम हिंदू की राजनीति करते हैं, इसलिए सबसे कम संख्या वाले जाति को हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर हम जातीय राजनीति करते तो बड़े
जो जाति के लोग हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, यादव, उससे किसी को बनाते। तो ये एक मैसेज है कि हमारा ध्येय हिंदुत्व है। दूसरा, इनका फोकस है 2029 चुनाव, क्योंकि 2029 चुनाव ये मान के चला जा रहा है तो वो नीतीश कुमार के माइनस चला जाएगा। तो उस समय हम 40 लोकसभा सीट का अगर हम जंग लड़ते हैं तो मुझे यह बताना होगा कि ये जो नितिन नवीन है, उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है तो बिहार से मुझे ज्यादा से ज्यादा सीट मिले। और बिहार में जो जातीय जकड़न में पिछले विधानसभा चुनाव में अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी फंस गए थे, वो चाहते थे कि हम जाति विहीन एक सूचना दें, हम यह समझ दें बिहार विधानसभा में कि हम वैसे टिकट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उस जकड़न में पड़ के हालांकि जीत मिली। लेकिन अगला चुनाव वो जानते हैं कि मुझे अब हिंदू पर लड़ना हो, जैसे उत्तर प्रदेश में हम जाति से नहीं लड़ सकते हैं, तो एक आवरण हिंदू का होना चाहिए जो वो चीज जो है उनको चाहिए। तीसरी बात यह है कि यहाँ अगर किसी दूसरे जाति को बनाते तो अन्य जातियां उनके विरुद्ध खड़ी होती। और तात्कालिक फैक्टर ये है कि बंगाल का चुनाव है जहां ये वहां राड़ी कायस्थ होते हैं और कायस्थों की संख्या ज्यादा है। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि वो जानते हैं कि बिहार के कई मजदूर और या काम करने वाले लोग कलकत्ता में हैं, तो उनका भी प्रभाव पड़ेगा। तो तात्कालिक जो प्रभाव देने वाली बात है वो है बंगाल का चुनाव, और जो दूरगामी परिणाम है वो 2029 का लोकसभा चुनाव, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। ठीक, नरेंद्र नाथ सर, ये बताएं कि संघ की सहमति के बगैर तो ये नहीं हुआ होगा, और हमने, आपने, तमाम मीडिया ने पिछले एक लंबे अरसे से बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर कई सारे नामों को लेकर कयास लगाए, कई तरह की अटकलें आई। अब जिन नामों की बात सामने आ रही थी, अब उनका रुख, उनका रवैया, चूंकि वैसे भी डिसिप्लिन पार्टी है, तो क्या कुछ रह सकता है? और इसमें महत्वपूर्ण बात संघ की क्या से रही है? पर्दे के पीछे कैसे चला है नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का प्लान? देखिए, आप एक होता है कि फैसला होने के बाद जब पोस्ट ट्रूथ देखते हैं, लेकिन ये तो क्लियर है कि जिस तरह से एक साल चीजें प्रोसेस में चली, तो कहीं ना कहीं एक पूरे प्रोसेस में सहमति को लेकर चुनौती तो थी। इतना सहज नाम कल आया है, लेकिन उस नाम आने से पहले एक साल से मंथन चल रहा था। तो कहीं ना कहीं सहमति बनाने की कोशिश हुई, और सहमति बनाना इतना आसान नहीं था, ये आप ये मान के चलिए। और मैं आपको बता दूं, कुछ एक आध दो केंद्रीय मंत्री थे, उनके बारे में इतनी चर्चाएं थी और उन्होंने कुछ कार्यक्रम लेने तक बंद कर दिए थे। उनके बारे में देखिए वो बनने ही वाले हैं। थोड़ा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये नितिन नवीन का जो मसला है, वो दोनों पीएम मोदी और अमित शाह के करीब जो आए हैं, बहुत लंबा अनुभव नहीं है। ये 2023 दिसंबर से वो बहुत ही करीब आ गए। पहले कई सारे नेता करीब होते हैं और उससे आप नहीं कर सकते, लेकिन 2023 का जो दिसंबर था वो नितिन नवीन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। क्या था उससे? वो छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, और जो इंटरनली बीजेपी मानते हैं कि उसमें, इवन बीजेपी के इंटरनली लोग मान के चल रहे थे, और खास करके कि प्रधानमंत्री के करीबी लोग या इवन अमित शाह भी, कि चुनाव बहुत कठिन है, और शायद उनका अपना था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान तो हम जीतेंगे, शायद छत्तीसगढ़ में बघेल रिटेन कर लेंगे। लेकिन ये लगातार, ये हम लोगों को भी याद है जब दिल्ली में ब्रीफ कर रहे थे, तो इस समय जब कोई नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ बीजेपी जीत सकती थी, इन्होंने एकदम कई पत्रकारों के बीच में इन्होंने शर्त लगाई थी कि हम जीतेंगे, और इन्होंने उस हिसाब से ऐसी जो यहाँ सर्किल है उसमें एक पीएम मोदी के साथ मीटिंग भी थी छत्तीसगढ़ को लेकर, तो उन्होंने शायद पीएम मोदी ने एक मजाक में बोल भी दिया था कि नितिन बाबू ही बहुत इसमें मेहनत कर रहे हैं, हारेंगे या जीतेंगे तो हम इन्हीं को क्रेडिट देंगे। तो ऐसे एक में दे भी दिया था, और ऐसे भी आई कि जब जीते तो वो कई सारे लोगों से गले मिल लिए थे। कहीं ना कहीं वो एक ऐसा लम्हा था जिस इलेक्शन में जब होते हैं ना कि आप खराब पिच पे अच्छा खेल लेते हैं और एक आप जीतते हैं, और बाकी पार्टी का फोकस मेनली राजस्थान और मध्य प्रदेश रिटेन करना था, मेनली चुनौती वहां थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ इनके लिए सरप्राइज था। तो इसके बाद कहीं ना कहीं, और ये अमित शाह की चॉइस थी, तो इसके बाद जाहिर सी बात है कि ऐसा जो आप कुछ पार्टी को रिजल्ट डिलीवर करते हैं तो आप लीडरशिप के क्लोज चले जाते हैं। तो एक होती है कि एक और ये भी जानते हैं, कोई पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर आदमी को अपना एक टॉप लीडरशिप को अपना आदमी चाहिए। तो ये नितिन नवीन उसके बाद ये अपना आदमी बन गए वहां से, तो वहां से एक हमेशा वो क्लोज थे। अब ये अध्यक्ष के रूप में क्या उनकी स्वीकार्यता कैसे बनी, क्या बनी, ये पर्सनली मैं ये बोल दूं कि ये तो लग ही रहा था, बिल्कुल नहीं लग रहा था, ना किसी तरीके से
ये नाम न फ्लोट हो रहा था, ना इनकी एक राजनीतिक कद की आप बोले कि पार्टी अध्यक्ष। देखिए, पार्टी अध्यक्ष का मतलब क्या होता है कि अब आज की तारीख में ये राजनाथ, गडकरी, योगी, वसुंधरा राजे, जितने सीएम, शिवराज चौहान, सबके बॉस हुए ना ये पार्टी में। आप वो देखिए, ठीक है, वो बड़े वहां पे कायस हैं, वो हैं, लेकिन एक पार्टी अध्यक्ष का प्रोफाइल क्या हुआ आज की तारीख में जितनी बीजेपी के अंदर आ रही है। तो एक अगर मान लीजिए अमित शाह के आदमी भी होंगे तो ठीक है, एक वहां पे आप कर लेंगे, लेकिन आप हर आदमी के पास तो कमजोर नहीं दिखेंगे। तो नितिन नवीन का जो सिलेक्शन ना सिर्फ एक सरप्राइज तो है ही, फिर इनको जो पार्टी बॉस बनना इनके लिए वो जो रोड होगा ना, वो बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा। मुझे लग रहा है वो कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं। अब आपको पार्टी के अभी पार्टी के अंदर कितने अध्यक्ष, खाली मौजूदा अध्यक्ष ही देख ले, राजनाथ हैं, गडकरी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, इतने तो खाली पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी पार्टी के। उसके अलावा कितने टॉप लीडर्स हैं जो सीएम हैं, जो पार्टी के अंदर शिवराज सिंह चौहान से लेके उधर आप इतने जगह पे योगी के भी बॉस हुए एक तरह से पार्टी के अंदर। तो अब अगर ये पार्टी अध्यक्ष नहीं होते तो मैं एक ऑनेस्टली मैं आपसे सवाल पूछ रहा होता, मैं आपसे काउंटर सवाल, ये आज छोड़ दीजिए, ये आज 15 दिसंबर को ये फैसला नहीं आया होता और मैं आपसे सवाल करता आप दोनों से कि बिहार में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है, तो आप क्या नाम बताते? जाहिर बात है दोनों मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं, सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं, सीधे सम्राट चौधरी का नाम लेते हैं। तो आप सोचिए, तो आप कई बार होती कि मैं कुछ ऐड ऑन करूं? हाँ बोलिए ना रमाकांत जी। मैं एड ऑन करता हूँ, नरेंद्र सर माफी चाहता हूँ, लेकिन एक एड ऑन करना ही चाह रहा हूँ कि देखिए खेला तो सब सिखा दिया जाता है। नितिन नवीन कल ही एक कार्यक्रम में उनका नंबर आया 7वां बोलने का, और जब आज वो कार्यकारी अध्यक्ष बन गए तो जब वो आए तो किसी का पैर नहीं छुए, सीधे आए। तो पद सिखा देता है कि कैसे हैंडल करना है, और उनके करीब के आदमी भी जानते हैं। जो कल तक 7वें नंबर पर भाषण दे रहे थे, आज वो पहले नंबर पर हैं, तो छठे से लेकर के पहले तक जान जाते हैं कि अब मेरा क्रम नीचे आएगा। और अगर पार्टी में बना रहना, अनुशासन बनाए रखना है तो हमको उनका कदर करना होगा। और नितिन नवीन भी जो पहले बहुत मिलनसार है, सबसे चाचा भैया कह के मिलते रहे हैं, वो भी थोड़ा गंभीर होंगे, क्योंकि एक बड़ा पद मिला है उनको गंभीर अंदर से रहे न रहे, लेकिन दिखना जरूर पड़ेगा। और बाकी तो ऊपर 2 बड़े लोग हैं ही जो उनको सिखाएंगे। लेकिन नितिन नवीन को लाने के पीछे 1-2 कारण यह भी था कि आपने भी महसूस किया होगा कि जिसका भी नाम आया रेस में उसको तो बनना नहीं है। तो सारे नाम आए, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, फलाना ढिकाना, शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी में कहा भी यही जाता है जिसका नाम आएगा इसका मतलब उसको ये जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली है। अब तो पत्रकारों को कहते हैं कि मेरा नाम मत देना, अगर दोगे तो हम नहीं बनेंगे। तो ये चीजें हैं। तो नितिन नवीन जी का नाम कहीं नहीं था, उप मुख्यमंत्री में चला तो उप मुख्यमंत्री नहीं बने। तो ये एक उनका स्ट्रेटजी पता नहीं क्यों होगी, क्या चौंकाने वाली बात है। ये बताएं, कल जब ये खबर आई तो फिर उस वक्त बीजेपी बिहार के अंदर किस तरह की हलचल होने लगी, किस तरह की चर्चा होने लगी, जेडीयू में, आरजेडी में, बीजेपी में? ये सबसे पहले प्रतिक्रिया तो ये थी कि आप लोगों ने गलत पढ़ लिया है या टाइप मिस्टेक होगा, नितिन गडकरी होंगे। अरे नहीं भाई, नितिन नवीन ही है। तब उसके बाद चौंकने वाली बात थी। और जाहिर है कि सारे बॉस अचानक से जूनियर हो जाएं, 1-2 नहीं, सारे बॉस। नितिन नवीन सबसे छोटे हैं, बाकी सब बड़े हैं, चाहे दिलीप जायसवाल हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा हो, चाहे मंगल पांडे हो, सारे सीनियर हैं। तो उन्हें तो एक झटका तो जरूर लगा है कि अब जिसे हम नितिन नवीन या कहते थे, अब उसे जी लगाना पड़ेगा या श्री लगाना पड़ेगा। ये चीजें तो अब बदलेगी वहां पे। और ये कह सकते हैं कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, तो सीख लेती है कि अब हमको श्री किसको कहना है, जी किसको कहना है। ये सिखाने की जरूरत नहीं है। तो वो प्रॉब्लम उनको नहीं आएगा। प्रॉब्लम आएगा तब जब वो किसी खास, जैसे छत्तीसगढ़ में गए, वो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, सिक्किम गए अच्छा प्रदर्शन किया। अब कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सब जगह तो बिहार जैसे लोग तो मिलेंगे नहीं। सभी देशों में, सभी राज्यों में अन्य तरह के लोग होंगे, अन्य तरह के उनके स्ट्रक्चर होंगे, अन्य तरह के व्यक्तित्व होंगे। उनको वो कैसे साधेंगे? अब योगी आदित्यनाथ को ही कैसे साधेंगे, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो एक तरह से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी माने जा रहे हैं। तो उन दोनों का जो आपस में मिलन होगा वो किस तरह से होगा, कौन किसका अभिवादन करेगा, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि कल हमने देखा कि जो अभिवादन करते थे उसका अभिवादन हो रहा है। जी नरेंद्र, बड़ी अच्छी बात यहाँ पर कही कि 24 घंटे के अंदर ही किस तरह से नितिन नवीन की तरफ से जो 7वें नंबर पर अपने उन्होंने संबोधन किया, वो पहले नंबर पर भी संबोधन लेने आ गए। लेकिन आप दोनों की बातों में ये बात निकल कर सामने आई है कि अंदरूनी ही
चुनौती हो सकता है कि नितिन नवीन के सामने उसका सामना या कहें कि अपने आप को साबित करने की एक बड़ी हो, लेकिन हम इस बात पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि आगामी आने वाले वक्त में बीजेपी का मुकाबला या कहें कि बीजेपी की लड़ाई उस पश्चिम बंगाल में है जहां पर आज तक उनकी सरकार नहीं बनी, उसकी लड़ाई उस केरल में है जहां पर वर्चस्व सिर्फ वाम दलों का और कांग्रेस का होता है, तमिलनाडु में आगे आने वाले वक्त में चुनाव होने वाले हैं जहां पर बीजेपी की स्थिति कैसी है वो हम बेहतर समझते हैं। तो ये अंदरूनी कहें कि रस्साकशी और नूरा कुश्ती से ऊपर उठकर फिर आपको आगे भी मोर्चा फतह करना है, ये कितनी बड़ी और चुनौती होगी सर? नरेंद्र सर देखिए, आप आज की तारीख में अगर बंगाल में जीतना है या हारना है या जीतना या असम में करना है, उसमें नितिन नवीन बहुत बड़े फैक्टर नहीं होंगे। ये नितिन नवीन को भी पता है। नितिन नवीन की सभा कर लेंगे और नितिन नवीन के नाम पे वोट आ जाएगा। तो देखिए, बी प्रैक्टिकल। आप होने के बाद आप कर देंगे। क्या नितिन नवीन बिहार में कितनी सीटें जिता सकते हैं खुद अकेले दम पे? अपना सीट, उनका एक लीगेसी सीट रही, वहां जीतते रहे हैं। अब आज की तारीख में अध्यक्ष हो जाए तो इसीलिए मैं कल की सच्चाई तो मुखार ये नहीं कर सकता हूँ। तो आप सोचिए कि बंगाल में उसका उतना बड़ा असर होगा या वो पार्टी में हो जाएगा या आप देखिए, जब नड्डा खुद ही बने थे, जब अध्यक्ष बने थे और नड्डा के बाद हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुआ, विधानसभा हुआ, अगर हाल के टाइम में बीजेपी कुछ चंद असेंबली हारी है कि हिमाचल प्रदेश भी है जहां से नड्डा आते थे, तो वो भी आपने देखा होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि देखिए, बीजेपी में जब मोदी हैं या अमित शाह हैं और उनकी जो इलेक्शन मैकेनिज्म है उसमें वो पार्टी नितिन नवीन से ये भी अपेक्षा नहीं रखी जाएगी पार्टी की ओर से कि वो आप इलेक्शन जीताओ। जो उनका रोल है, उनका एक रोल होता है ना कि जहाँ पे एक बाकी जो चीजें ठीक है, एक पार्टी का एक जो ऑफिस का स्ट्रक्चर में हर जगह में फैसले की सूचना, तो एक ऑप्टिक्स होता है कि नॉन प्लेइंग कैप्टन की तरह। अब आज की तारीख में अगर नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए तो क्या वो फैसला लेंगे? अगर क्या वो इंडिपेंडेंट फैसला, वो जो प्रैक्टिकल हो के आप बात करें हम लोग, ये ऐसा नहीं कि वो सीधे, जाहिर सी बात है कि पार्टी वैसे ही रहेगी, पार्टी में फैसले वैसे ही होंगे, चौंकाने वाले भी होंगे। तो ये इसमें सोचने की उनकी बहुत, तो अभी तक जो सूचनाएं या जो आधिकारिक जो होता था, जो जेपी नड्डा देते थे, वो रूट अब नितिन नवीन करेंगे। तो इससे कोई आप राजनीतिक समीकरण जहां पे मोदी और अमित शाह का मैकेनिज्म और उनका अपना जिस तरह से वो इलेक्शन जिताते रहे हैं और जो उनका एक स्ट्रक्चर है, उसके नितिन नवीन एक छोटे से हिस्से होंगे। तो इसीलिए उनका ये रोल जो होगा वो बहुत ही सीमित रोल होगा वो आसाम से, जिस तरह से उनको ग्रूम किया जाएगा। आगे अगर रोल बढ़ेगा भी तो उनको अभी ग्रूम किया जाएगा उनको। रमाकांत सर, अभी मौजूदा में तो विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। जी। हाँ, बिल्कुल। आपको एक चीज स्मरण करा दें कि जब पथ निर्माण विभाग में कुछ बवाल हुआ था और विजय कुमार सिन्हा उसके मंत्री थे, तो उनको हटा करके नितिन नवीन में विश्वास जताया गया था कि आप पथ निर्माण मंत्री बने, और उसके बाद वो समस्याएं सोल्व हो गई। तो प्रॉब्लम शूट आउट तो कर सकते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रहा कि अभी बहुत विश्वसनीय है उनके, तो हर आदमी अपना विश्वसनीय आदमी चाहता है कि चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कि वो मेरा ओबे करे, या अगर कहीं अगर उससे डिफरेंसेस भी हो तो हमसे तर्क करके उस पर बात आगे बढ़ाए। ये स्थितियां होगी। अब नितिन नवीन कितना अपने आप को रखने की स्थिति में होंगे अमित शाह के आगे या नरेंद्र मोदी जी के आगे, ये तो बाद में है, बाद में पता चलेगा। लेकिन जैसे जैसे उनका कार्यकाल बढ़ेगा, उनकी मैच्योरिटी बढ़ेगी, तो अपनी समझ को भी रखेंगे और वो कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे पथ निर्माण विभाग में साबित किया कि हम उनसे अलग हैं, मैंने विजय सिन्हा जी से मैं अलग हूं और हमने सॉल्यूशन को सोल्व किया है, तो वो कोशिश करेंगे दिखाने का कि भाई मैं कुछ अलग हूं और कुछ अपने ढंग से कुछ करना चाहेंगे ये। और उसके लिए उनको चाहिए सांगठनिक शक्ति। सांगठनिक शक्ति का विस्तार होगा जब ये अध्यक्ष बनेंगे, फिर अन्य जिला में प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे, तो ये भी अपने विश्वसनीय आदमी खोजेंगे ताकि उनको उनकी ताकत मिल सके। और कई बार ऐसा भी होता है कि गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। तो नितिन नवीन में उतनी कसम काबिलियत है कि वो चीजों को संभाल भी सकते हैं, चीजों को बना भी सकते हैं, और कह सकते हैं कि विमर्श करके अपने विरोधियों को मना भी सकते हैं, और कोई भी चीज प्रतिपादित करने के लिए एक कॉमन मैंडेट पर सबको ला सकते हैं। यह खूबी तो उनमें है। जी नरेंद्र सर, लास्ट में आपसे जानना चाहूंगा, आप जिस तरीके से शुरुआत में ही आपने बताया कि नितिन नवीन को लाकर एक बड़ा शिफ्ट बीजेपी की तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यंग जनरेशन को आगे लाने का एक संकेत दिया जा रहा है, तो क्या अब आगे और भी कुछ बड़े परिवर्तन इस लिहाज से संगठन में या फिर सरकार में देखने को मिल सकते हैं?
नहीं, सरकार में तो शायद होना ही है 14 जनवरी के बाद सरकार और संगठन में चाहे और एक अध्यक्ष के बाद संगठन में भी 17 के बाद कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो संगठन और सरकार दोनों में बहुत ही पेंडिंग है और ये दोनों तो अध्यक्ष के बाद तो कहा भी जा रहा है, कई बार ऑफ रिकॉर्ड बोला भी गया कि होना ही है और 14 जनवरी के बाद ये सरकार के स्तर पे भी, संगठन के स्तर पे भी एक बड़ा बदलाव तो होना ही है और ये इसमें ऑफ रिकॉर्ड कई सारे नेताओं ने स्वीकार भी किया है। तो सरकार के कई लोग संगठन में आएंगे, संगठन के कई लोग सरकार में जाएंगे, तो ये मेजर शिफ्ट तो आपको 14 जनवरी के बाद असली हलचल अब आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। जी रमाकांत सर, लास्ट सवाल आपसे भी है। तो अब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता, उप मुख्यमंत्रियों के साथ साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ या कहीं कि अब सबसे पहले नितिन नवीन का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर जाया करेंगे, उनकी चौखट पर, उनकी दर पर अपनी अर्जी लगाया करेंगे। अब बिहार की भी राजनीति पूरी तरह से 360 डिग्री बदल चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको मानना होगा कि नितिन नवीन के साथ बनते ही लॉबिंग शुरू हो गई होगी। उनके पास तरह तरह के लोग पहुंचने शुरू हो रहे होंगे और सब अपने अपने आइडिया से उन्हें लबरेज कर रहे होंगे। लेकिन नितिन नवीन 25 साल से विधायक हैं, वो इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। कोई पहली बार विधायक नहीं बने, वो 25 साल एक लंबा अंतराल होता है अनुभव के लिए, और उस अनुभव के दरख्स वो क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन अच्छा है, कौन खराब है, या पहले के जो संबंध उनके जिससे हैं, जिससे नहीं है, वो सबको मुझे लगता है कि प्रथम दृष्टया तो एक नजर से देख के चलेंगे। लेकिन जहां बात बिगड़ने वाली होगी पार्टी के संबंध में, संगठन के संबंध में, तो वो निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे। ऐसा करते हैं और करते रहेंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आपका भी सर धन्यवाद। साथ ही साथ नरेंद्र सर का भी। आगे देखना होगा कि इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं और बीजेपी अब कार्यकारी अध्यक्ष मिलने के बाद किस तरह से आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करती है। फिलहाल कमेंट करके आप भी बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। नमस्कार।